हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मृदभांड कि विश्व में सबसे पहले किसने बताया मृदभांड के बारे में। तो फ्लिंडर ने बताया। और भारत में किसने बताया, तो ये बीबी लाल ने बताया। अब एक नेक्स्ट दिया है कि पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला मृदभांड को कहा जाता है। तो ये कैसे, क्योंकि किसी भी हम इतिहास का यदि अध्ययन करते हैं पुरातात्विक स्रोत का, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर मृदभांड क्या थे। इसलिए इसको पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है मृदभांड को। अब पहली बार साक्ष्य कहाँ मिले मृदभांड के, तो ये मिले हैं इलाहाबाद से। नवपाषाण काल के मृदभांड के साक्ष्य मिले थे। अब यदि मृदभांडों की आयु निकालना है कि किस समय के थे, तो इसमें थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है मृदभांडों की आयु निकालने के लिए। और ये देखते हैं सबसे ज़्यादा मृदभांड किस समय मिले थे, तो ये मिले थे हस्तिनापुर में, जहाँ पर कौरव और पांडव रहते थे उस समय। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के मृदभांड मिले थे, और वैदिक सभ्यता में किस तरीके के मृदभांड मिले थे, और महाजनपद में किस तरीके के मृदभांड मिले थे। तो नंबर 1 पर देखते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में गैरिक मृदभांड मिले थे, और इसमें वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे जो कि ग्रे कलर के थे, और हड़प्पा सभ्यता वाले जो गैरिक मृदभांड थे ये थे रेड कलर के। और महाजनपद में जो मृदभांड मिले थे ये थे चमकीले, और उत्तरी काले चमकीले मृदभांड थे। और जो महाजनपद थे ये 600 ईस्वी तक चला था। और इसमें देखते हैं कि रासायनिक प्रयोग, जो महाजनपद में मृदभांड मिले थे इनमें रासायनिक पदार्थ का प्रयोग शुरू हो गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक खोज कौन सी थी, तो ये थी मृदभांड, क्योंकि महाजनपद के समय इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अब देखते हैं कि तीनों में कॉमन किस टाइप के मृदभांड मिले थे, तो काले लाल मृदभांड, जिनको कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बन 14 से किसकी आयु निकाली जाती है, तो कार्बन 14 से उस चीज़ की आयु निकाली जाती है जो कभी न कभी जिंदा थी, यानी जीवाश्म की। और यूरेनियम विधि से चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, और थर्मोलेग्यूमिनेंस विधि से मृदभांडों की आयु निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व में, जब हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, तो उसके पहले या उसी समय विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं थीं। तो इसमें हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह है हमारा भारत का मैप। यहाँ पड़ता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, और यहाँ अफगानिस्तान, इधर ईरान, और इधर पड़ता है इराक। तो इराक में इसमें हम देखेंगे कि इराक की जो सभ्यता थी वो किस जगह पे थी। तो इराक में ये थी यूफ्रेटस नदी, और ये थी टिब्रिस नदी। तो इन्हीं दो के बीच में ये सभ्यता पल रही थी। और ये पड़ता है मिस्र की सभ्यता भी थी, और यहाँ पड़ता है सऊदी अरब। तो अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये तो देखकर लगता था, जब पुरातात्विक द्वारा खोजा गया तो पाया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये दुनिया की पहली सभ्यता थी। अब इसके 4 भागों में बांटकर इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता है सुमेरियन की सभ्यता, जो कि ईस्ट में पड़ता था, ईस्ट इराक में। और बेबीलोन की सभ्यता, और इसमें असीरिया की सभ्यता, और कैट्रिया की सभ्यता। इसमें 4 सभ्यताएं थी। अब देखते हैं एक फैक्ट के बारे में कि झूलता बगीचा बेबीलोन में है, और बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा भी है। क्योंकि भारत को जीतने के बाद जब सिकंदर वापस जा रहा था तो उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, इसलिए बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा है। अब हम देखते हैं दूसरी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो हम देख चुके हैं नक्शे में कि मिस्र यहाँ पर पड़ता है, और ये पड़ता है सऊदी अरब। ये तो इसमें देखते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो ये 3100 BC पुरानी है, और इस सभ्यता में एक खास बात थी कि यहाँ पर मम्मी बनाने की प्रथा शुरू थी। तो मम्मी बनाना इस सभ्यता का महत्वपूर्ण काम था। तो केमिकल का लेप लगा के ये लोग मम्मी बनाते थे। और मिस्र की सभ्यता का जो सबसे बड़ा राजा था, जिसका फ़िरौन नाम था, और
यहाँ के लोग बताया करते थे कि फ़िरौन को ईश्वर ने श्राप दिया था कि इसकी लाश कभी नहीं सड़ेगी। अब हम तीसरे देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता में पिरामिड बनाए जाते थे, जिनमें से एक गीज़ा का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। पिरामिड जो है इस आकार के होते थे। अब हम देखते हैं रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता ये इटली में थी। ये है इटली का नक्शा और यहाँ पड़ता है इटली की राजधानी रोम। तो ये अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता थी और ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ये सभ्यता 600 BC में थी। और यहाँ पर रोमन सभ्यता में दो राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे, अगस्टस और दूसरे थे जूलियस सीजर। ये दो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपने कार्यों के लिए। अब हम अगली सभ्यता देखते हैं, फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता अभी जहाँ पर ईरान पड़ता है, यहीं पर रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता है। और यहाँ जो फारस की सभ्यता थी यहीं पर थी जहाँ पर आज ईरान पड़ता है। तो हम नक्शे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पड़ेगा पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान, इधर पड़ता है ईरान। इसी का पुराना नाम था फारस। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था UPPSC में कि पार्शियन सभ्यता और रोमन सभ्यता लगभग समकालीन थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सभ्यता लगभग समकालीन थी। तो इसमें दो का नाम दिया था, पार्शियन सभ्यता और रोमन सभ्यता। अब हम देखते हैं अगला, पीली नदी की सभ्यता। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीली नदी कहाँ पर पड़ती है। तो ये है चीन का नक्शा और इसमें यहाँ पर पड़ती है पीली नदी। तो पीली नदी इसको हुआंगो नदी कहते हैं और नीचे साइड पड़ता है हान चाइना। तो दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि पर ये पल बढ़ रही थी और पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अब हम देखते हैं ग्रीस या स्पार्टा की लड़ाई। तो ग्रीस स्पार्टा में कुल 300 फौज थी, लेकिन ये फौज जो है बहुत ही मजबूत थी। बताया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग पीरियड में इसको जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ पर सैनिकों की आबादी होती थी। वहाँ से ये लौट कर आ जाए तभी इसको सैनिक बनाया जाता था। स्पार्टा का राजा था लियोनाइडस और जरकसी राजा स्पार्टा पर कब्जा करना चाहता था। तो इसमें बहुत ही युद्ध हुआ था भयंकर। अब हम देखते हैं दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता, एक फैक्ट है ये। तो दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता थी जो भारत में थी। और मिस्र के लोग एलियन और देवताओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे वो एलियन और देवताओं पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल कि इसमें ऐतिहासिक काल में स्रोत क्या क्या मिले हैं। तो सबसे इसको 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। तो पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था विदेशी यात्री और तीसरा था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ेंगे धार्मिक और गैर धार्मिक, और धार्मिक में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, और गैर ब्राह्मण में पढ़ेंगे जैन और बौद्ध, और ब्राह्मण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में 2 टाइप से पढ़ते हैं, इसमें सिक्कों का अध्ययन करेंगे और अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं सिक्कों के बारे में। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर टेराकोटा यानी मिट्टी के सिक्के चलते थे। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी की जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे टेराकोटा बोला जाता है। और मौर्य काल में आहत सिक्का चलता था जो कि लोहे का था। उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी तो उसे ढालकर आहत सिक्का बनाया गया। और पंचमार्क चलता था और पर्ण भी चलता था। तो पर्ण यानी चांदी, इसमें जो है पर्ण में चांदी के कुछ अंश मिले होते थे। अब देखते हैं यूनानी आए। तो यूनानी इन्होंने गोल्ड का सिक्का चलाया। इन्हें हिंद यूनानी भी बोला जाता है क्योंकि ये यूनान का थे और यहाँ आकर बस गए थे। तो फर्स्ट गोल्ड सिक्का जो है, पहली बार गोल्ड सिक्का भारत में यूनानियों ने चलाया। और फिर आए उसके बाद कुषाण। तो सबसे प्योर जो गोल्ड का सिक्का है वो कुषाण के समय चलाया गया। अब आगे देखते हैं गुप्त काल के समय में। तो गुप्त काल के समय में भी सिक्का चलाए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी समय चालू किए गए और अशुद्ध सोने का सिक्का भी इसी काल में शुरू किया गया, स्कंदगुप्त के समय में। अब देखते हैं शुद्ध चांदी का सिक्का, यह भी गुप्त काल के समय में शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। अब देखते हैं मयूर शैली का सिक्का। तो मयूर शैली का सिक्का भी गुप्त काल के समय शुरू हुआ था, समुद्रगुप्त के समय। और कौड़ी का प्रयोग, जो आज के समय में जो लोग खेलने में उपयोग करते हैं कौड़ी और पूजा पाठ में, उस समय इसका प्रयोग पैसे के तौर पे किया जाता था। अब देखते हैं
एक क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसमें आंसर है गुप्त काल के। और एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के किसके समय चले थे? तो ये था स्कंदगुप्त के समय में। अब देखते हैं इसके बाद सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के समय भी सिक्का चालू किया गया था। इसके समय चालू किया गया था शीशे का सिक्का। और फिर आ जाते हैं हम हुमायूं के बारे में। तो चमड़े का सिक्का शुरू किया गया था हुमायूं के शासनकाल में, यानी हुमायूं ने चलवाया था चमड़े का सिक्का। और शेरशाह के समय देखते हैं तो इसके समय शुरू किया गया था दाम, रुपया और असरफी। दाम यानी तांबा का सिक्का होता था, और रुपया चांदी का सिक्का होता था, और असरफी सोने का सिक्का। अब हम देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख में पत्थर को काट कर लिखना कहलाता है शिलालेख, और दीवार पर लिखना कहलाता है भित्तिलेख। यानी पत्थर की कोई दीवार है उसको काट कर लिखना कहलाता है भित्तिलेख, और कोई पिलर पर लिखना कहलाता है स्तंभ लेख। तो भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत अशोक के समय में शुरू की गई थी, और अशोक ने कॉपी किया था ईरान के शासक डेरियस को। सबसे पहले जो अभिलेख लिखने की शुरुआत थी विश्व में, वो ईरान के शासक डेरियस ने शुरू की थी, और भारत में शुरुआत की थी अशोक ने। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों की विवरण में देखते हैं इनकी पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जिसमें व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ये एक हिस्ट्री की बुक है। इसमें सबसे पहले इंडिया के बारे में चर्चा, यानी उस समय का हिंदुस्तान, उसके बारे में चर्चा है, अपने देश के बारे में। और एक था प्लिनी, तो इसने नेचुरल हिस्टोरी का बुक लिखी थी। और दूसरे थे हेरोडोटस, इनको भी जो है हिस्टोरी का बुक लिखी थी इन्होंने। और तीसरे थे टालमी, इन्होंने जियोग्राफी का बुक लिखी थी। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में कि सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री कहाँ गया था। ये थे मार्को पोलो। ये इटली का था, चीन की यात्रा पर निकला था, तो इसने चीन का वर्णन किया है। अब दूसरे पे आ जाता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ये सिकंदर के जो सैनिक था सेल्यूकस निकेटर, तो उसके साथ ये आया था। ये से मेगास्थनीज यूनान का था। और भारत के प्रशासन के बारे में सही ढंग से वर्णन मेगास्थनीज ने किया है, पहली बार इसी ने किया था। और मेगास्थनीज की बुक थी, इसका नाम था इंडिका। अब हम देखते हैं अगला यात्री था फयान। ये चीन का था, इसकी बुक का नाम था फोक्यूकी। फिर अगला यात्री था, ये भी चीन का था, इसका नाम था हुएनसांग। इसकी बुक का नाम था सी यूकी। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, और पढ़ने के बाद यहीं पर प्रोफेसर भी बन गया था। अब अगला देखते हैं, तो अगला है इत्सिंग। तो बौद्ध धर्म की जो 400 कॉपी ले लेकर चीन चला गया था, ये भी चीन का था। तो बौद्ध धर्म की जो बुक थी त्रिपिटक, उसकी 400 कॉपी लेकर ये चीन गया था। अब अगला देखते हैं, अगला यात्री था अलबरूनी। इसकी बुक का नाम था किताबुल हिंद। और अगला यात्री था अलमसूदी। तो अलमसूदी सबसे पहले भारतीय मानसून के बारे में इसी ने जानकारी दी थी। और अगला यात्री था अब्दुल रज्जाक। ये फारस का रहने वाला था, आज के समय का ईरान। इसकी किताब का नाम था मतलाए शाहेन, और इसने दक्षिण भारत के बारे में वर्णन किया है। अब अगला यात्री था इब्न बतूता। ये मोरक्को का यात्री था, और इसकी किताब का नाम था रहला। अब एक क्वेश्चन दिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक में किस महाजनपद की चर्चा है। तो यह है मगध महाजनपद की। आगे हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक देखना था। तो भारत की पहली राजनीति से संबंधित पुस्तक थी मनुस्मृति। अब हम धार्मिक स्रोत के बारे में देखते हैं। धार्मिक स्रोत में देखते हैं ब्राह्मण, इसमें हिंदू धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म की जो बुक थी उनमें जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अब इसके कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से कल्पसूत्र थे, 12 अंग तथा उपांग थे, आगम पुस्तक, भगवती सूत्र और आदि पुराण। ये सभी जैन धर्म की पुस्तक थी। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तक।
तो इसमें थी शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें त्रिपिटक का वर्णन है बौद्ध धर्म में। सबसे बड़ा जो था वो शुद्ध पिटक था, और शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला, तो महात्मा बुद्ध के विचारों की चर्चा ये अभिधम्म पिटक में है। और अगला देखते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में किस तरीके से प्रवेश लिया जाता है। अब अगला देखते हैं अंगुत्तर निकाय के बारे में। अंगुत्तर निकाय एक बुक थी, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। और अगली बुक थी ललित विस्तार, तो इसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी लिखी हुई है। और अगली पुस्तक है जातक, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में 200 कहानियाँ प्रचलित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।